जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। आपने मेरे वीडियोस को लाइक किए और बहुत सारे सजेशन दिए। कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट सजेशन था जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा आया, जो भगवान के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छे पदों में और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर आपकी क्लास में जो वीडियो क्लास चल रही है आपकी, इसमें वो क्लास वाला टच गायब हो रहा है। जहां आप विषय को बहुत लाइटली पढ़ाते थे और उसको लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ाते थे तो विषय बड़ा जल्दी समझ आता था। आपके वीडियो में वो टच की कमी आ रही है कि आप टॉपिक को लाइफ से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, जिससे आपकी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती थी। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद सही कह रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि वो क्लास वाला टच वो मैं यहां पे क्रिएट करूं ताकि विषय को बहुत ज्यादा रोचक और भरपूर बना सकूं। आज का जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब। मैं जिंदगी को उससे कोरिलेट करके वीडियो में पढ़ाऊंगा आगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, आइए देखते हैं। वायु दाब क्या है, वायु दाब कैसे नापा जाता है, सर्वाधिक वायु दाब कहां पाया जाता है। यह सब परीक्षाओं में बहुत आता है, ये दोनों प्रश्न। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, कि वायु दाब का वितरण कैसे होता है, अक्षांशीय आधार पे हुआ है तो दो प्रकार का, तापजन्य वायु दाब पेटियां और गतिजन्य वायु दाब पेटियां। मैं पढ़ाऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है और वायु दाब का महत्व क्या है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंस है वो जब मैं इन टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं तो उसी के मध्य में पढ़ा लूंगा कि क्यों ये वायु दाब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब। आइए आरंभ करते हैं, वायु दाब क्या है इस प्रश्न से। बहुत सिंपल है, वायु दाब धरातली सतह या समुद्र तल के प्रति इकाई क्षेत्र पे वायुमंडल की समस्त परतों के भार को हम वायु दाब कहते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से आपसे समझिए। इस तरह ये एक स्तंभ है जो 760 मिलीमीटर का है। इस पे वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार है उसी को हम वायु दाब कहते हैं। यदि सामान्य भाषा में कहा जाए तो वायुमंडल के भार जो पृथ्वी पर पड़ता है या दबाव पड़ता है उसके अध्ययन को हम वायु दाब कहते हैं। वायु दाब नापा कैसे जाता है? देखिए, जो वायु दाब है उसको कई रूपों में नापा जाता है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो नाप है, जो सर्वमान है, वो समुद्र तल पे नापी गई है। जो माना जाता है कि समुद्र तल पे सबसे अधिक वायु दाब होता है, समुद्र तल पर ये होता है 1013.25 मिलीबार। और एक मिलीबार क्या होता है? एक मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पे 1 ग्राम भार के बराबर होता है। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम जो वायु का भार है उसके बराबर ये मिलीबार होता है। तो समुद्र तल पे कितना होता है? 1013.25 मिलीबार या 1034 ग्राम। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, ये वैल्यू हमेशा पूछी जाती है कि समुद्र तल पर या कहां पे सबसे अधिक वायु दाब पाया जाता है। तो आपको बताना है कि समुद्र तल पर सबसे अधिक वायु दाब पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक प्रेशर कहां पाया जाता है, वहां पे। लेकिन यदि वास्तविक जिंदगी में देखा जाए तो ये तो साइंटिफिकली है, ज्योग्राफिकली प्रेशर है। वास्तविक प्रेशर दुनिया सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? यहां पाया जाता है। और प्रेशर कब स्टार्ट होता है? जब आप 10वीं में होते हैं। साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, प्रेशर स्टार्ट आपकी जिंदगी में। किसी तरह साइंस लिया, जो बेचारे ह्यूमैनिटीज लेते हैं उनको तो किसी चीज में गिनती नहीं होती, उनके ऊपर तो ओवर प्रेशर हो जाता है कि लोग तो नालायक है, किसी काम के नहीं है। साइंस लेने के बाद 12वीं पास किए तो इंजीनियरिंग डॉक्टरी में सिलेक्शन का प्रेशर प्रेशर प्रेशर, कंप्यूटर साइंस का प्रेशर, मैकेनिकल साइंस का प्रेशर, मतलब
कौन सी ब्रांच मिल जाए अच्छी से अच्छी, आईआईटी में हो जाए या एनआईटी में, उसका प्रेशर। ग्रेजुएशन किए तो फिर सिविल सर्विसेज का प्रेशर, कौन सा सब्जेक्ट ले। अच्छा, प्रेशर भी गजब हो गया है कि आईआईटीएन और एनआईटी के लड़के जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और डॉक्टर ग्राउंड के बैकग्राउंड, वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेके सिविल सर्विसेज निकाल ले रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज वालों पे प्रेशर आ गया कि जो हम बीए एमए में पढ़ते जा रहे हैं उससे हमारा सिविल नहीं निकल रहा, लेकिन जो इंजीनियर डॉक्टर है 6 महीने साल भर में हमारे विषय लेको प्रेशर बन जा रहा है। एक नया प्रेशर और क्रिएट हो गया, और ऐसा गजब प्रेशर है कि अब लड़के बच्चे तो समझ ही नहीं पा रहे। ये प्रेशर कुछ साल पहले जो आईएएस टॉपर था उसने दे दिया। उसने आईएएस टॉप करने के बाद जब वक्तव्य दिया कि माता पिता गुरु भाई बहन सबको धन्यवाद, साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी दे दिया। अब ये गर्लफ्रेंड को जो धन्यवाद था, ये आज तक किसी आईएएस टॉपर ने नहीं दिया था। अब उत्तर भारत के नॉर्थ इंडियन बेल्ट के बच्चे बेचारे उत्तर प्रदेश बिहार के कहे अरे इसीलिए हमारा प्री नहीं निकला था, क्योंकि ये प्रेशर तो था ही नहीं हमारी लाइफ में। अब इस प्रेशर की खोज में सब निकल गए हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद रखिएगा तभी सिविल सर्विसेज निकलेगी। सिलेक्शन के बाद तो किसी को भी धन्यवाद दीजिए, बोलना ही तो है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सर्वाधिक वायुदाब कहां होता है, समुद्र तल पे 1013.25 मिलीबार। इसको जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है जो उसको कहते हैं पास्कल, जिसपे इसको नापा जाता है पास्कल पे। सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, मैंने बता दिया समुद्र तल पे पाया जाता है। कैसे नापा जाता है तो मैंने वैल्यू भेजी, लेकिन नापा किस चीज पे जाता है, इसको नापा जाता है बैरोमीटर पे, बैरोमीटर पर, जिसको हम वायु दाब मापी भी कहते हैं। अच्छा, ये कई प्रकार का होता है। मरकरी बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर, ठीक है, एंड्रॉयड बैरोमीटर, और जो ग्राफ बनता है, जो चार्ट बनता है, उसको हम कहते हैं बैरोग्राफ। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो वायु दाब है वो बैरोमीटर पे नापा जाता है। अच्छा, बैरोमीटर भी अध्ययन इसको बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न है। यदि बैरोमीटर की जो रीडिंग है तेजी से गिर रही हो नीचे, है ना, यदि तेजी से रीडिंग नीचे गिर रही हो इस तरह, तो ये तूफान का संकेत है। याद रखिएगा, यदि बैरोमीटर की रीडिंग 100, 80, 70, 60 मतलब तेजी से गिर रही है तो ये तूफान का संकेत है। ये प्रश्न बहुत बार आया। यदि बैरोमीटर की रीडिंग गिर रही थी और फिर धीरे धीरे उठ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये वर्षा का इंडिकेट कर रहा है कि पहले गिरती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है। ये वर्षा का इंडिकेशन है। और यदि बैरोमीटर की रीडिंग सीधा बढ़ रही है तो ये किसका है, साफ मौसम का इंडिकेट है। याद रखिएगा, ये 3 चीजें बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा बैरोमीटर की रीडिंग पे, कि बैरोमीटर की रीडिंग यदि तेजी से गिर रही है तो तूफान को इंडिकेट करती है। बैरोमीटर की रीडिंग यदि गिर रही है पहले और फिर धीरे धीरे ऊपर उठती है तो ये वर्षा को इंडिकेट कर रही है। और बैरोमीटर की रीडिंग यदि सीधा बढ़ रही है तो ये साफ मौसम को इंडिकेट कर रही है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि तापमान को दिखाने के लिए हम समताप रेखाओं आइसोथर्म्स वर्ड यूज करते हैं, उसी तरह जो वायु दाब है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो आइसोबार होता है। आइसोबार, समदाब, समदाब रेखाएं। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। ये समान दाब वाले क्षेत्रों को आपस में मिलाती है, आइसोबार, ठीक है। यदि आइसोबार की रेखाएं पास पास है तो ये तीव्र दाब प्रवणता का इंडिकेशन है, और आइसोबार की रेखाएं दूर दूर हैं तो ये हल्की दाब प्रवणता का इंडिकेशन। जिस प्रकार
ऊंचाई पे जाने पे तापमान गिरता है, उसी प्रकार माना जाता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायु दाब में भी कमी आती जाती है। एक उसके अनुसार 300 मीटर पर करीब 34 मिलीबार की कमी आती है। 300 मीटर ऊपर जाने पे 34 मिलीबार की कमी आती है। और यह भी ध्यान देखने लायक है कि समुद्र तल पे कितना वो था, समुद्र तल पे 1013.25 मिलीबार समुद्र तल पर। लेकिन जैसे ही समुद्र तल से हम ऊपर जाएंगे 5 किलोमीटर पे, ये समुद्र तल है, यहाँ 1013.25 है, और ये 5 किलोमीटर समुद्र तल से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये करीब 540 मिलीबार हो जाता है वायुदाब। इसका मतलब है कि धरातल से 5 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे वायुदाब आधा हो जाता है। समझ रहे? इस चीज को बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। अब आइए पढ़ते हैं वायुदाब का 36 वितरण। वास्तव में वायुदाब का जो 36 वितरण है वो अक्षांशीय ही वितरण है, अर्थात अक्षांशों के आधार पर ही वायुदाब पेटियों का वितरण किया गया है। अब ये वितरण अक्षांशों के आधार पर कैसे किया गया है? देखिए, इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक तापजन्य और एक गतिजन्य। तापजन्य का मतलब है तापमान में अंतर के कारण। जैसा कि हम जानते हैं, और मैंने आपको पिछले वीडियो तापमान में बताया कि जो पृथ्वी का आकार है गोलाकार है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सूर्य तप की मात्रा पूरी पृथ्वी पे एक समान नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पे जहां साल भर सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है, वहीं कर्क रेखा पे 21 जून को और मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो सूर्य की किरणें हैं या सूर्य है, कभी कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण नहीं जाता, वहां पे तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों पे तापमान में अंतर आ जाता है। कहीं पे तापमान अधिक पाया जाता है और कहीं पे तापमान कम पाया जाता है। इसी तापमान के अंतर के आधार पर ही तापजन्य वायुदाब पेटियों का विकास हुआ है। ये कौन कौन सी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये देखिए, ये जो ग्रीन रंग से आपको दिख रही है भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, इसका विकास क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें साल भर पड़ती हैं, इसलिए इस पेटी का विकास हुआ। ये क्या पेटी कुल कितनी? एक है। दूसरी है ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटियां। ध्रुवी मतलब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। यहाँ पे क्यों उच्च दाब पेटी है? क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत नीचे रहता है, जिसके कारण यहाँ उच्च दाब पाया जाता है। इसकी कुल संख्या कितनी? 2 है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन मतलब पृथ्वी जो अपनी जगह घूमती है, उसके परिणाम स्वरूप भी वायुदाब पेटियों का विकास हुआ है। अब वो कौन कौन सी है? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ये देखिए, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में है, और इसकी भी कितनी संख्या है? 2 है। फिर है उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियां, ये 45 से 66 उत्तरी गोलार्ध में और 45 से 66 दक्षिणी गोलार्ध में। इन दोनों, ये भी 2 पेटियां, इन दोनों पेटियों का विकास पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी के अपनी जगह पे घूमने के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इस तरह कुल कितनी पेटियों का विकास हुआ है पृथ्वी पर? 2, 2, 4, 2, 6, 1, कुल 7 पेटियों का विकास हुआ है पृथ्वी में। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। भूमध्य रेखीय मतलब भूमध्य रेखा के दोनों पास। इस पेटी का विस्तार 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में है। देखिए, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। लेकिन ये वैल्यू स्थिर नहीं है। उसका कारण क्या है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ सिर्फ ये भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी नहीं, ध्रुवीय पेटियों को छोड़ के समस्त पेटी उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे होती है 21 जून को, तो ये पेटी उत्तरी गोलार्ध की तरफ ज्यादा खिसक जाती है, और जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे 22 दिसंबर को होती है, तो ये पेटियां दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज्यादा खिसक जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये भूमध्य रेखा पे निम्न वायुदाब क्यों पाया जाता है? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। देखिए कि जैसे कि हम जानते हैं, यदि
कि यदि हम इसको अर्थ ये भूमध्य रेखा बना लें और ये सूर्य बना लें, हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर साल भर सीधी पड़ती हैं। जब साल भर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से सूर्य वहां रहेगा और सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, वहां की हवाएं गर्म होंगी। जब गर्म होंगी तो फैलेंगी, और फैलेंगी तो हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाएंगी। जब हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाएंगी तो वहां पे एक लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि वायु रहेगी नहीं, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो वहां पे एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। दूसरा कारण एक और है इन क्षेत्र पे निम्न दाब, जल वाष्प की अधिकता। देखिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में क्या होता है, प्रतिदिन वर्षा होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस वायु में जल वाष्प वाटर वेपर की अधिक मात्रा होती है तो उसका घनत्व कम होता है। इसके विपरीत शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। क्योंकि यहां प्रतिदिन वर्षा होती है तो जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यहां पे वायु का घनत्व कम होगा और इसके परिणाम स्वरूप यहां निम्न दाब विकसित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एक याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कि ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है यहां पर क्षैतिज हवाएं नहीं चलती, क्योंकि हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, जिसके कारण यहां एक शांत वातावरण पाया जाता है जिसको कहते हैं डोलड्रम। डोलड्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डोलड्रम का विकास किस वायुदाब पेटी में होता है। तो आपको याद रखना है कि डोलड्रम का विकास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के संदर्भ में है, वो है अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ये होता क्या है, मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए, जो वायु है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तभी वो पवन कहलाती है। जब वो क्षैतिज रूप से चलती है, मतलब हाई प्रेशर एरिया से जब लो प्रेशर एरिया की तरफ वायु चलेगी तो वो हवा कहलाएगी, पवन कहलाएगी। आप ये देखिए कि भूमध्य रेखा के उत्तर में उपोषण उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिण में भी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है। तो यहां पे देखिए, यदि ये 0 डिग्री है तो यहां भी हाई प्रेशर है और यहां पे भी हाई प्रेशर है, और बीच में भूमध्य रेखा क्या है, लो प्रेशर है। तो क्या होगा, जो व्यापारिक पवनें हैं वो ट्रेड विंड्स क्या होगी, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर चलेंगी, मतलब भूमध्य रेखीय प्रदेश की। जब यहां पे ये पहुंचेंगी भूमध्य रेखीय प्रदेश में तो क्या होगा, ये दोनों गोलार्धों से आने वाली हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठेंगी, और जहां पे ये टकराती हैं, ये जो क्षेत्र जहां पे टकराती हैं उसी को हम कहते हैं अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अच्छा, ये जो टकराने की जो स्थिति है या जगह है, ये कोई स्थिर नहीं है। कारण क्या है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये जो ITC-Z है ये भी उत्तर की तरफ खिसक जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। ये जो मूवमेंट है इसका अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का, ये भारत के मानसून से बहुत ज्यादा संबंध है इसका। हम जब मानसून वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको आप देखेंगे, और मेरे एक वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया भी है कि किस प्रकार भारत के मानसून पे अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की मूवमेंट या परिवर्तन प्रभावित करती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण पेटी है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। देखिए यहां पे रेड रंग से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 35 डिग्री और 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री पे उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, जब सूर्य ताप पे है कि जो पृथ्वी का अधिकतम तापमान है वो भूमध्य रेखा पे न होकर कर्क और मकर रेखाओं पे पाया जाता है। यह भी सत्य है। जब अधिक तापमान वहां पाया जाएगा तो कंसेप्ट क्या है कि जब तापमान अधिक होगा तो वायु हल्की होगी, फैलेगी, ऊपर उठेगी।
तो यहां पे तो निम्न दाब पाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों क्षेत्रों पे उच्च दाब हाई प्रेशर पाया जाता है। अब ये कैसे हो गया, ये उल्टा कैसे हो गया कि निम्न दाब की जगह उच्च दाब हो गया? तो इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां पे दो कारणों से उच्च दाब पाया जाता है। पहला है पृथ्वी की दैनिक गति और दूसरा है वायु का अवतलन। ठीक है, अब पृथ्वी की दैनिक गति और वायु का अवतरण दोनों इंटर रिलेटेड है। देखिए, भूमध्य रेखा पे हमने क्या पढ़ा, निम्न दाब पेटी में वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठेगी तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा, यहां की ऊपर उठने वाली वायु अपनी उत्तर की तरफ और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाएगी। ये वायु, जब ये वायु उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगी और कर्क और मकर रेखा के पास तक जब पहुंचेगी तो वायु में क्या होगी, ठंडी होने की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। और जब ठंडी होने लगेगी तो क्या होगा, उसमें बैठने की, भारी हो जाएगी तो बैठने की प्रक्रिया विकसित हो जाएगी, जिसके कारण यहां पे वायु का अवतलन होगा। और जब वायु नीचे की ओर बैठेगी तो निश्चित रूप से वहां पे उच्च दाब देखने को मिलेगा। दूसरा जो उच्च दाब विकसित होने का कारण यह है कि ये देखिए, उपध्रुवी निम्न वायु दाब की पेटी है और यहां पे भी उपध्रुवी, यहां से भी जो वायु ऊपर उठेगी और यहां की जो वायु ऊपर उठेगी पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहां पे सॉरी उपोषण उच्च दाब वायु वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएगी, तो काफी मात्रा में वायु राशि इकट्ठा होने के कारण नीचे बैठने की विकसित हो जाएगी, जिसके कारण यहां भी उच्च दाब विकसित हो जाएगा। यहां पे उच्च दाब विकसित होने के कारण क्या होता है कि वातावरण बड़ा शांत रहता है, क्षैतिज हवाएं नहीं चलती, जिसके कारण ही इसको बेल्ट ऑफ क्लाम कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, अश्व अक्षांश पेटी या हॉर्स लैटिट्यूड। अब ये नाम क्यों दिया गया, ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, घोड़े की, अश्व मतलब घोड़ा। क्यों? क्योंकि जब यहां पे नाविक चलते थे समुद्र में तो क्षैतिज हवाएं चलती नहीं थी, वातावरण बिल्कुल शांत रहता था, तो क्या होता था, नाव आगे नहीं बढ़ती थी। जैसे हमारी जिंदगी की नाव क्या है, फंस गई है, कभी प्री में फंस जाती है, कभी मेंस में फंस जाती है। और मैंने तो कई अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को देखा है जो बेचारे इंटरव्यू में छट जाते हैं। एकेडमिक ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रशासनिक ज्ञान में फंस जाते हैं। क्योंकि आईएएस क्या है, आईएएस को तो बोल के काम कराना है ना। तो यदि आप में बोलने की क्षमता नहीं होगी, कितना भी आप पढ़ लीजिए, याद रखिएगा, कितना भी अच्छा आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, लेकिन यदि आपको स्पीच देना नहीं आता होगा, बोलना नहीं आता होगा, तो आप अपने अधीनस्थों से काम ही नहीं ले पाएंगे। तो यूपीएससी पर्सनालिटी इंटरव्यू में क्या कहेंगे, ऐसा कीजिए, जाइए आप टीचर बन जाइए। क्योंकि एकेडमिक ज्ञान का तो टेस्ट होता नहीं है इंटरव्यू में, वहां किसका टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। इसलिए आप बोलना सीखिए। एक चीज और बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, जो मैं अक्सर क्लास में कहता हूं सिविल सर्विसेज की कोचिंग में, आपकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, XYZ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सरकार के सपोर्टर होने चाहिए। क्योंकि वहां जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है और वहां जो एक्सपर्ट बैठते हैं, वो आपसे ऐसे प्रश्न कर लेंगे कि आपके मन के अंदर जो गुबार होगा वो खट से बाहर चला आएगा, यदि आप बुद्धिमानी नहीं दिखाएंगे। वो कहेंगे उज्ज्वला योजना तो बड़ी फेल हो गई सरकार की, एक सिलेंडर के बाद तो दूसरा सिलेंडर तो खरीदना पड़ रहा है। आप पता चला कि सरकार की नीतियों के विरोध में, इस सरकार के पक्ष में नहीं है, आपने तो खट से बोल दिया जी सर गरीबों को तो खरीदना पड़ता है, दिक्कत होती नहीं। आपको बताना है कि सरकार एक सिलेंडर देती है, उसके बाद सरकार उनको रोजगार प्रदान करती है ताकि वो दूसरा सिलेंडर खरीद सके।
काम के माध्यम से, मनरेगा और बहुत सारे कार्य, विकास योजनाएं, सड़क पुल आदि। क्यों? क्योंकि आप जिसके अधीन काम करने जा रहे हैं, यदि आप उसके खिलाफ ही बोलेंगे तो आप उसके अधीन कैसे काम करेंगे? जिसकी नीतियों के क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी एक आईएएस ऑफिसर की होती है, वो आईएएस ऑफिसर कहता है कि इस सरकार की नीतियां खराब है, तो कैसे इंप्लीमेंटेशन करेगा? तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको सरकार की नीतियों का सपोर्ट करना है। हो सकता है कि आप प्री दे रहे हो तो दूसरी सरकार हो, इंटरव्यू देने आए तो तब दूसरी सरकार हो जाए। तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो जब उस वक्त जो भी सरकार होगी, उसकी जो भी नीतियां होंगी, आपको बहुत अच्छी तरह ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करना है। सरकार की नीतियों में कोई कमी नहीं होती, जो कमी होती है इंप्लीमेंटेशन में होती है, और इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? आईएएस ऑफिसर करता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा आप। सरकार की नीतियां यदि धरातल पर नहीं उतर रही तो आईएएस, डीएम और सीडीओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको सरकार की नीतियों का सपोर्ट करना है। तो अश्वक्षांश में पढ़ा रहा था, क्या होता था कि पुराने जमाने में जब नाव चलती थी तो क्षैतिज हवाएं तो चल नहीं रही, और जब क्षैतिज हवा नहीं चल रही तो नाव आगे नहीं बढ़ रही। जब आगे नहीं बढ़ती थी तो क्या करते थे व्यापारिक लोग? कुछ घोड़ों को लेके, जो घोड़े के व्यापारी होते थे मुख्यतः घोड़े लेके जाते थे अरब से, वो समुद्र में फेंक देते थे, जिससे कारण क्या होता था? नाव थोड़ी हल्की हो जाती थी और वो आगे बढ़ती थी। इसलिए इस क्षेत्र को अश्व-अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण पेटी है उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसका मतलब 45 डिग्री से आर्कटिक वृत्त और 45 डिग्री से अंटार्कटिक वृत्त की ओर दिखता है। इस पेटी का जो विकास है वो किसके कारण हुआ है? पृथ्वी के घूर्ण के कारण। देखिए ये कैसे विकसित हुआ है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों पे अत्यधिक निम्न तापमान होने के कारण ये बड़ा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण हवाएं नीचे बैठती हैं तो उच्च दाब विकसित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके ऊपरी भाग में भंवर बन जाते हैं, छल्ले बन जाते हैं निम्न वायु दाब के। क्योंकि वायु नीचे बैठ रही है तो छल्ले बन जाते हैं। चूंकि ये इतना ठंडा प्रदेश है कि यहां पे पृथ्वी के दैनिक घूर्ण का प्रभाव नहीं दिखता, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो निम्न दाब क्षेत्र ऊपरी वायुमंडल विकसित होता है वो कहां पे चलाता है? उपध्रुवी क्षेत्र में, जिसके परिणाम स्वरूप उपध्रुवी क्षेत्र में एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। दूसरा एक कारण और है इस निम्न छापे, ये क्षेत्र गर्म जल धाराओं का है। अब गर्म जल धाराएं इन दोनों क्षेत्रों में चलती, और गर्म जल धाराएं चलेंगी तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या? वायुदाब कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहां एक निम्न दाब क्षेत्र विकसित हो जाएगा। उपध्रुवी निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में ज्यादा सही आपको नजर आएगी। देखिए उसका एक कारण क्या है, देखिए जानिएगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल की अधिकता है। जब स्थल की अधिकता होगी तो क्या होगा? जल और स्थल के अंतर के कारण क्या होगा? ये जो पेटी है ये ब्रेक हो जाएगी, ये लगातार नहीं मिलेगी। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 45 से 66 के बीच पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र सागरीय क्षेत्र है जहां जल की अधिकता है, जिसके कारण ये पेटी आपको नियमित रूप से वहां पर दिखेगी। तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में ये कई टुकड़ों में विकसित होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये आपको एक नियमित रूप से सीधी रेखा में अक्षांशीय विस्तार के अनुरूप नजर आती है। चौथी और आखिरी जो महत्वपूर्ण पेटी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए जैसे मैंने पढ़ा था कि एक गतिजन्य पेटी और एक तापजन्य पेटी है, तो ये कौन सी पेटी है? ये तापजन्य पेटी, क्योंकि यहां पर साल भर तापमान
हिमांक से नीचे रहता है। जब साल भर तापमान नीचे रहेगा तो क्या होगा, वायु दाब अधिक होगा, जिसके कारण यहां पे एक उच्च दाब विकसित हो जाता है। देखिए यहां पे गतिक और तापी, मतलब पृथ्वी के दैनिक घूर्ण और तापी दोनों कारक सक्रिय रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के घूर्ण के कारण क्या तो वायु यहां से स्थानांतरित हो जाती है। आप देखिए कि वायु ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ चली आ रही है और तापी जो प्रभाव है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्र पे जो उच्च दाब पाया जाता है उसका प्रमुख कारण है तापमान में कमी। वायु दाब का महत्व है, मैंने जैसे अपने इस वीडियो में आपको पढ़ाते हुए बताया कि वायु दाब के कारण क्या होता है। देखिए एक हाई प्रेशर बेल्ट होता है, उच्च दाब क्षेत्र होता है, और दूसरा निम्न दाब क्षेत्र होता है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं निम्न दाब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वायु जो हमेशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है वायु। जब वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्षैतिज रूप से चलती है तो उस वायु को क्या कहते हैं, एयर को हम क्या कहते हैं, विंड, पवन, उसी को हम पवन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पवनों का मूवमेंट है वो हमेशा वायु दाब से रिलेटेड रहता है, और जो पवने हैं, हवाएं हैं, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। कभी कभी कहते नहीं कि अरे बड़ा शांत मौसम हो गया है, लगता है कि तूफान आने वाला है ना। और मैंने बैरोमीटर में पढ़ाया था कि जब बैरोमीटर तेजी से नीचे गिरने लगता है तो तूफान का संकेत है। जैसे कहावत नहीं है, इतनी शांति लगता है कि किसी तूफान के आने का संकेत है। ये इसी से लिया गया है कि यदि बिल्कुल मौसम मतलब वातावरण शांत हो जाए, बिल्कुल हवा ना चले और कुछ ना हो, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हमारी जिंदगी में तो आता रहता है हर रिजल्ट के बाद। और तूफान सकारात्मक होता है, थम्सअप वाला होता है, कि नकारात्मक होता है, सुनामी वाला। भाई तूफान तो दोनों है। थम्सअप वाला तूफान आएगा तो लिस्ट में नाम आते ही आपकी जिंदगी बदल गई, और लिस्ट में नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, दुनिया बहुत पड़ी हुई है, एक काम थोड़ी है आईएएस बनना, है ना। लेकिन यदि सोचा है आपने आईएएस बनने के लिए तो फिर तो लग जाइए, आने दीजिए जितने बड़े तूफान है, होने दीजिए अप एंड डाउन्स। हमने यदि सोचा है कि हमें आईएएस बनना है तो हम बन के रहेंगे। दूसरा, जितना भी मौसम के तत्व कौन कौन से, मेघ, जलवाष्प, बादल, मैंने अभी बताया तूफान, सब किससे रिलेटेड है, वायु दाब से। वायु दाब में अंतर के कारण ही इन सब का नियंत्रण होता है। इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर कि वायु दाब क्या है, उसकी नापने की इकाई क्या है, बैरोमीटर क्या है, समदाब रेखा है, आइसोबार क्या है, कौन कौन सी पेटियां होती हैं, किस प्रकार निम्न दाब पेटी का विकास होता है, किस प्रकार उच्च दाब पेटी का विकास होता है, और वायु दाब का हमारे मौसम से क्या रिलेटेड है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा, जैसे पहले भी रख रहे थे, जरूर रखिएगा कि आपको इस भाग में, इस वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी और किन क्षेत्रों पर सुधार की आवश्यकता है, या आपको और कौन सी जानकारी वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड चाहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि अगले वीडियो में इन चीजों को बताने की कोशिश करूंगा जो प्रश्न आप मुझसे पूछेंगे। जय हिंद।